वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम जानेंगे हमारा 5th नंबर का कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए आइए देखते हैं इसके पहले पॉइंट हमारा क्या लिखा है। एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ पार्टीज हैव फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द एग्रीमेंट। मतलब हमारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो दोनों ही पार्टी होती हैं उनको अपना एक्शन परफॉर्म पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। मतलब जो भी उनके एग्रीमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग उनको अपना एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। देखिए इसमें आगे क्या लिखा है। इन द अदर वर्ड बोथ पार्टीज हैव कंप्लीटेड ऑल द नेसेसरी एक्शन रिक्वायर्ड ऑफ देम बाय द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है उसको फुलफ़िल करने के लिए उनको जो भी एक्शन यानी जो भी और अदर वर्क करना पड़ेगा जिससे कि वो काम हो सके वो उनको करना पड़ेगा। अदर मतलब एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे उस काम को जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसको फुलफ़िल होने के लिए उसको करने के लिए। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारा सेकंड नंबर में एग्जांपल लिखा है। तो हमारा एग्जांपल है इफ़ अ पर्सन बाय अ कार फ्रॉम अ डीलरशिप एंड हैज़ टेकन पोजेशन ऑफ द कार द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर इज कंसिडर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब इसमें वही एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई एक पर्सन है और वो किसी शोरूम में जाता है और वहाँ पे जाके कोई कार लेता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बायर और सेलर के बीच में जो कि है आगे इसमें लिखा गया है द बायर हैज़ पेड द एग्रीड अपॉन द प्राइस फॉर द कार। मतलब जो बायर होगा उसको उस कार का जो प्राइस है वो देना पड़ेगा। वो इस काम के लिए मतलब वो एग्री होगा। मतलब इसका वो काम के लिए वो बाइंड होगा उसको ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक। और वहीं पे जो सेलर होगा सेलर के बारे में लिखा है एंड द सेलर हैज़ डिलीवर्ड द कार टू द बायर। और जो सेलर होगा उसको वो कार बायर को देनी ही पड़ेगी। आगे इसमें लिखा है बोथ पार्टीज हैव फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और उनको ये काम उनके जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके अंडर ये काम करना पड़ेगा फुलफिल करना पड़ेगा एक्शन को। एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड। और तब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा माना जाएगा। तो हमारा थर्ड नंबर पॉइंट बढ़ते हैं। क्या लिखा है हमारे थर्ड नंबर पॉइंट में Once a contract has been executed, it is considered to be complete and binding। मतलब एक बार जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तब वो पूरा माना जाएगा। Any dispute or question regarding the contract must be resolved through the legal process such as through the court system। मतलब बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लीगल तरीके से लीगल प्रोसेस में से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि है कोर्ट सिस्टम। मतलब हम कोर्ट में केस करेंगे लीगल तरीके से और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक। हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट है इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि जो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट से अलग होता है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमारा 5th नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक। विच आर कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन और बोथ पार्टीज हैव नॉट फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर एग्रीमेंट। जिसमें कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करें। ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है कि उसमें ऐसा नहीं होता है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही पार्टी को अपना एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक करे और दूसरा ना करे। यहाँ पे दोनों ही पार्टी बाइंड होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करने के लिए। लेकिन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है। तो हम अपने इस एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब जानेंगे इसके बाद हमारा 6th नंबर का कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आपको एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझ में आया होगा और अब हम आगे अपना एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं।
अपना 6 नंबर एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है हमारा एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जानते हैं क्या है हमारा ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा पहला पॉइंट लिखा है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। An executive contract is a type of contract in which one or both parties have not fulfilled their obligation under the agreement. In other words, some of the terms of the contract have not been completed or carried out. तो ये वही बात इसमें लिखी है कि एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही पार्टी ये अपना जो एक्शन है, जिनका काम है, वो पूरा करें। कोई एक पार्टी हो सकता है करे और दूसरी पार्टी ना करे उस काम को। तो ऐसा इसमें हो सकता है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक, हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे जो कि हमारे सेकंड नंबर में लिखा है एग्जांपल। देखते हैं एग्जांपल में क्या लिखा है। इफ़ अ पर्सन entered into a contract to purchase a car from dealership but has not taken possession for the car, the contract between the buyer and the seller is considered to be executory. The buyer has not fulfilled their obligation to pay the agreed upon price for the car and the seller not yet fulfilled their obligation to deliver the car to the buyer. मतलब अगर कोई एक पर्सन है, वो शोरूम गया, वहाँ पे उसने कार देखी और फिर उसने उस कार के मतलब उन दोनों के बीच में एक एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर बायर ने उस कार को नहीं खरीदता है और उसके पैसे मतलब जो बायर है वो उसका काम है अब उस कार के उसके पैसे देना उसको, और अगर वो उस कार के पैसे उसको नहीं देता है तो सेलर भी उस कार को उसको नहीं डिलीवर करेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेलर को उस कार को डिलीवर करना ही पड़े। अगर बायर पैसा नहीं देगा तो सेलर भी उसको डिलीवर नहीं करेगा। हमारा थर्ड नंबर पॉइंट क्या है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा था इसके पहले उससे अलग होता है। इन विच बोथ पार्टीज हैव फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द एग्रीमेंट, जिसमें कि दोनों ही पार्टीज को अपना एक्शन परफॉर्म करना पड़ता था जो भी उनके एग्रीमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता था। इन द अदर केस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बट इसमें वन और बोथ पार्टीज में स्टिल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सम एक्शन और कैरीड आउट सम टर्म ऑफ द एग्रीमेंट इन ऑर्डर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंसिडर्ड एग्जीक्यूटेड। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एक्शन परफॉर्म करें, इसमें से वो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर भी सकते हैं, मतलब जो कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में लिखा है। लेकिन जो हमारा एग्जीक्यूटिव थी उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था उसको फुलफ़िल करने के लिए उनको वो सारे एक्शन करने पड़ते थे, पर इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है इसमें, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट executory contract can be cancelled or terminated if one or both parties fail to fulfill their obligation under the agreement. The term of the contract and relevant law will dedicate the consequence of such a termination. मतलब एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल भी कर सकते हैं और टर्मिनेट मतलब उसको हटाया भी जा सकता है अगर दोनों ही पार्टी में कोई भी एक पार्टी अपना काम नहीं पूरा करती है। तो सिंपल इसमें लिखा है कोई भी अगर दो पार्टी हैं और एक पार्टी अगर अपना काम नहीं करती है तो हम उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, ये था हमारा एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो समझ में आ गया आपको एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। A valid contract is a type of contract that meets the legal requirement for enforceability and is binding on the parties involved. A valid contract is considered to have legal force and can be enforced by the court if one of the parties fail to fulfill their obligation under the agreement. मतलब इसमें लिखा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारा उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम किसी के फोर्स भी कर सकते हैं और किसी भी पार्टी को बाइंड भी कर सकते हैं अंडर द लीगल प्रोसेस, अगर उसमें से कोई भी पार्टी अपना काम पूरा नहीं करती है। तो ये है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखा गया।
तो इसके हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। नीचे जो लिखा है हमारा सेकंड नंबर पॉइंट, इन ऑर्डर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंसिडर्ड वैलिड, मतलब वो कौन से चीज़ें हैं जिससे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाए। सेवरल एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट, तो उसके बारे में ये जो नीचे दिए गए हैं ये पॉइंट ज़रूरी हैं, ये जब पूरे होंगे तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो क्या है, नंबर 1, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देयर मस्ट बी अ क्लियर ऑफर मेड बाय द वन पार्टी एंड एक्सेप्ट ऑफ दैट ऑफर बाय द अदर पार्टी, मतलब जो भी एक पार्टी ऑफर कर रही है वो क्लियर लिखा होना चाहिए और क्लियरली सामने वाले को पता होना चाहिए कि वो उसे क्या ऑफ़र कर रही है, और सामने वाले को वो एक्सेप्ट करते समय उसे क्लियर हो कि हाँ हमें ये क्या क्या सामने वाली पार्टी दे रही है, ऑफ़र कर रही है। तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें जोर नहीं होना चाहिए, मतलब सामने वाले को डराना धमकाना और फिर उससे एक्सेप्ट कराना ये सब नहीं होना चाहिए। पार्टी को अपने मन से उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा लिखा कंसिडरेशन, बोथ पार्टीज मस्ट एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू सच एज मनी गुड और सर्विस इन अदर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंसिडर वैलिड, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे को कुछ दे रही हों, चाहे वो कोई सर्विस हो, किसी तरह का गुड्स हो या मनी हो, ये सब एक्शन उसमें होने चाहिए, इनमें से कोई एक्शन उनमें होना चाहिए, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा जिसमें दोनों ही पार्टी कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही हों। उसके बाद कैपेसिटी, बोथ पार्टी मस्ट हैव द लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों के जो करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में जिस भी तरह का काम वो बिल्कुल लीगली होना चाहिए। दिस मीन दैट दे मस्ट बी लीगल एज ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट अंडर ड्रेसेस, मतलब साउंड माइंड यानी उसको पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं, अंडर द लीगल एज मतलब उस काम को करने के लिए जो भी एक मिनिमम एज है वो एज उसकी होनी चाहिए। किसी पर्सन की, जैसे कि हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ों की एज जो होती है 18 होती है, कहते हैं 18 से ऊपर हो तो आप ये काम कर सकते हैं, तो उसी की तरह अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एज हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये लीगली प्रोसेस है एक तरह का कि आपको इस काम करने के लिए ये एज होना ज़रूरी है, तो ये भी वहाँ पे लीगल टर्म आ जाता है। ठीक, आगे हमारा लीगलिटी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लीगल एंड नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, मतलब आप जो भी करने जा रहे हैं वो भी किसी भी तरह से हमारी पब्लिक के अगेंस्ट यानी उससे कुछ उनको नुकसान वगैरह ना हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए, उनके हित में, उनके अच्छे, उनके भले के लिए ही होना चाहिए। जो हमारी की पब्लिक पॉलिसी है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो पब्लिक को नुकसान करे वो उसमें नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई भी काम उसमें ना परफॉर्म किया जाए। ठीक, वही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक, आखिरी पॉइंट हमारा क्या लिखा है, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट मीट्स दीज रिक्वायरमेंट, ये सभी रिक्वायरमेंट अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में पूरी होती हैं, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट इफ़ नेसेसरी, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मे स्टिल बी voided if it contain terms that are considered to be unjust or offensive, मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी माना जा सकता है अगर ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर गलत निकलते हैं। कोर्ट चेक करेगी आपके सभी पॉइंट्स को जो भी आपने लिखा है, और अगर वो पॉइंट्स उसमें गलत निकलते हैं, मान लीजिए आपने कोई काम किया और किसी ने केस कर दिया कि ये गलत काम करते हैं, तो कोर्ट फिर चेक करेगी कि चेक कराओ कार्रवाई करेगी कि देखिए ये जो उठाया गया है इनके खिलाफ ये सही है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कि सही है, सही आरोप हैं, और अगर कोर्ट को ये मिलता है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये कंपनी गलत काम कर रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक, वैलिड उससे वो वॉइडेबल हो जाएगा अगर आपने ऐसा कुछ भी गलत काम करने की कोशिश करी।
ये भी जो पॉइंट्स हैं इनसे बाहर करने की कोशिश करी कुछ भी। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ़ वन ऑफ द पार्टीज इज अनेबल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द एग्रीमेंट ड्यू टू चेंज सर्कमस्टेंसेस, अगर कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी ऐसा करती है तो, ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही करें, अगर दोनों में से कोई भी करती है तो माना जाएगा ये। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप इन जो पॉइंट्स हैं, लीगल पॉइंट्स, इससे बाहर कोई काम ना करें, नहीं तो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाइडेड हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको अच्छे से समझ में आया होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसका नाम है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आइए जानते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अब हम इसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट है, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कंसीडर्ड टू बी लीगली नॉन एग्जिस्ट और विदाउट लीगल फोर्स। दिस मीन दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन आइदर पार्टी एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। मतलब जो हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये लीगली एग्जिस्टेंस नहीं करता है, मतलब ये पाया नहीं जाता है लीगली तौर पे। तो इसकी वजह से इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी पार्टी को बाइंड नहीं कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, और किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट, मतलब किसी को स्यू नहीं कर सकते, किसी के ऊपर केस वगैरह नहीं कर सकते। ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये लीगली एग्जिस्ट नहीं करता है, पाया नहीं जाता लीगल तरीके पे। ये लिखा है हमारा पहला पॉइंट। ठीक, हमारा सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड माना जा सकता है। ये लिखा है हमारा सेकंड पॉइंट में। तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं हम देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर पॉइंट लिखा है, लैक ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब इफ़ पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट रीच अ म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट मे कंसिडर्ड वाइड। मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट ये होता है, मतलब कोई भी दो पार्टीज़ हैं और वो कोई काम करने जा रही हैं और उसमें से कोई एक पार्टीज़ है वो अपनी मंजूरी नहीं दे रही है उस काम को करने के लिए, सामने वाली पार्टी मंजूर नहीं है कि वो ये ऐसा करेगी, और आप ज़बरदस्ती उससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं, मतलब उसे फोर्स करके, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है दोनों की मंजूरी, यानी आप कोई काम करने जा रहे हैं उसमें दोनों ही पार्टियों को अपनी मंजूरी देनी होती है कि हाँ दोनों पार्टी राजी हैं ये काम को परफॉर्म करने के लिए, तभी वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक, अगर म्यूचुअली एग्री नहीं है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे क्या है पॉइंट था, इलीगैलिटी। If the subject matter of the contract is illegal or against public policy, the contract may be considered void। मतलब illegality मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लीगल तरीके से इलीगल है, मतलब कुछ भी जो आप कानून की बाहर की सीमाओं के खिलाफ करते हैं, वो कानून के खिलाफ है, कुछ भी गलत काम करते हैं जिससे कि हमारी पब्लिक को नुकसान होता है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप वॉइड हो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक, उसके बाद इनकैपेसिटी, इफ़ वन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द एज। मतलब वही आ गया कि इनकैपेसिटी मतलब जो कोई चीज़ हो रही है उसके लिए एक लिमिट सेट है कि जैसे कि एज से लिमिट सेट है कि आपको जब इतनी एज के हो जाएंगे तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो अगर आप मान लीजिए तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। उसके बाद क्या लिखा है, मेंटल इनकैपेसिटी और अदर रीज़न द कॉन्ट्रैक्ट में बी कंसिडर्ड वाइड। और ये सारे पॉइंट हैं, मतलब अगर कोई इंसान मेंटल है और तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड माना जाएगा। और भी जो इनकैपेसिटी मतलब और भी कई से ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिससे कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। अगर वो ये सब होने के बाद, जानने के बाद भी ये काम करता है तो। अनकॉन्सियसेबल टर्म,
If the term of the contract are considered to be unjust or offensive, the contract may be considered void। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें लिखी हैं अगर वो किसी के ऑफेंसिव, किसी के खिलाफ जाती हैं, कुछ भी गलत चीज़ लिखी हैं तो वो void माना जाएगा। ठीक, उसे It's important to note that void contract is different from voidable contract। जो हमारा void contract होता है वो voidable contract, जिसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे, तो उससे अलग होता है। Which is contract that can be cancelled or voided by one of the parties but in otherwise enforceable। The distinction between a void contract and voidable contract can be significant। A void contract cannot be enforced by the court, while a voidable contract can be enforced unless until it is voided। तो ये लास्ट कुछ लाइन हमारा voidable contract के बारे में बताया गया है कि जैसे कि हमारा void contract वो कोर्ट में हम इसे इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन voidable वो हम कर सकते हैं। और void contract हम किसी को जोर दे के, किसी को धमका के, किसी को डरा के वो ऑक्शन नहीं करवा सकते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट जरूरी इसमें ये लिखा था, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी को धमका के वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा गया है। तो अभी हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे अगले इसके बाद। तो एक काम करते हैं, हमारा वीडियो वैसे 21 मिनट्स का हो गया है। मेरे ख्याल से हमें लगता है कि हमें इस वीडियो को अपना इतना ही रखना चाहिए, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद के जो कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं हम उसको अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हम तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी अगर वो आपको अच्छी लगी हो और आप आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, और तो अपने हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको ज़रूर देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। हमें आपका कोई भी चीज़ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर कमिंग दिस वीडियो।